Hello everyone. In this session, we will discuss about the concepts from the unit gravitation. So let's start our discussion here. तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में. ठीक है. हमें पता है कि जो ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैं इन द यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. और वो एक दूसरे को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को क्या बोला जाता है? दैट इज द ग्रेविटेशनल. जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट्स में. ठीक है. द फोर्स, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नाउन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. इसको क्या बोलते हैं? जो फोर्स लग रही होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल. ठीक है. जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट्स है. ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m1 है. ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m2 है. दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं d ले रही हूँ. अब ये दोनों फोर्सेस ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अट्रैक्ट कर रही हैं. तो इनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये फोर्स किस पे डिपेंडेंसी शो करती है? इनके मासेस के प्रोडक्ट के. m1 m2 मासेस जो है इनके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी आती है डायरेक्टली, और इनवर्सली आती है 1/d² से. कि जो इनके बीच का डिस्टेंस d है उसका स्क्वायर करना है, और इनवर्सली डिपेंडेंसी आ रही है फोर्स की इस पे. तो अगर ये दोनों फैक्टर्स मैं यहाँ पे कंबाइन कर दूं, ये डिपेंडेंसी को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास ये रिलेशन मिल गया कि फोर्स जो है वो कैसे वेरी कर रही है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब ये जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इसको अगर हम हटा दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू, और एक कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज जी. तो क्या बोलते हैं? जी. और ये हमारे पास क्या आ गया? रिलेशन आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का. बेसिकली ये मैग्नीट्यूड निकाला है हमने, डायरेक्शन नहीं निकाली है. ठीक है. दिस इज द मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है जी. वो जी क्या होता है? जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है. तो हमारे पास जो फोर्स है वो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि जी की वैल्यू हमें पता है. m1 m2, जिन ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स निकालना है उनके मासेस पता होने चाहिए और डिस्टेंस उनके बीच का पता होना चाहिए. तो हम ये जो फोर्स है वो निकाल सकते हैं. तो ये जो फोर्स का रिलेशन निकाला है, ये कौन सी फोर्स है? दिस इज द ग्रेविटेशनल. और ये फोर्स कैसी है? यूनिवर्सल फोर्स है ये. यूनिवर्सल फोर्स. यूनिवर्सल फोर्स का मतलब क्या है? कि ये ऑब्जेक्ट्स जितनी भी हमारे यूनिवर्स में है, ये हर जगह पे फोर्स वहां पे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगी. ठीक है. एट दिस फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लगा. ठीक है. तो ये जो रिलेशन था ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये किसने दिया था? इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसने हमें क्या दिया? यही वैल्यू दी थी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी लग रही है दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच. ये रिलेशन दिया था. इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो फोर्स है ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स में उसमें ये लगती लगती मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी लगेगी. जैसे हमारे पास क्या है? प्लैनेट्स के बीच में हो गई. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे प्लैनेट्स हो गए, क्रिस्टिकल बॉडीज हो गई. ठीक है.
अर्थ पे और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच ये फोर्स जो है वो लगती लगती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नाउन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं हम इसको मैसिव ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट थी, ये सेकंड ऑब्जेक्ट थी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। तो मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर दूं। ठीक है, अब ये मास m1 क्या करेगा, इस मास m2 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है एक, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरफ फोर्स लगेगी। तो ये मैं इस फोर्स को नाम दे देती हूँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कि जो फोर्स m2 पे लग रही है किसकी वजह से, m1 की वजह से, वो इस तरफ लग रही है। ठीक है, अब ये m2 भी क्या कर रहा है, इस m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींचेगा तो इस तरफ फोर्स लगेगी इस पे, तो ये F12 की डायरेक्शन आ गई। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये पता ही है कि फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करे, तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है इस फोर्स के साथ, F21 के साथ। ये सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को खींच रहा है अपनी तरफ इस फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्सेस दिख रही हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज ऑपोजिट। ये जो हमें फोर्सेस दिख रही हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 जो है m2 पे फोर्स लगा रहा है, m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है, वो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमें ये इफेक्ट देखने को कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंस क्यों है, इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्यों है, इम्पोर्टेंस कहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। इम्पोर्टेंस कहाँ पे देखने को मिल रही है, बिकॉज ये जो लॉ है ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स में जो फोर्स लग रहा है वो ही बता रहा है। ठीक है, तो इससे एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ पे लग रही है। ठीक है, जैसे देखो हमारे जो प्लैनेट्स है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, तो वो प्लैनेट जो है वो तभी रिवॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे कौन सी फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है दोनों के बीच में। ठीक है, सन और प्लैनेट के बीच में, और कौन सी फोर्स है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही तो है हमारे यूनिवर्स का, क्योंकि अगर प्लैनेट सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, ये इस फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कर रहे हैं। तो ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है। और क्या हो सकता है, जैसे मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अबाउट, ठीक है, कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जो लॉन्च करते हैं, तो ये क्या होता है, इनके बीच में क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो प्लैनेट्स होते हैं, these planets revolve in their orbit around the sun, revolve around the sun in their orbit, वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। जैसे अगर मैं मान लूँ ये रहा मेरा सन की पोजीशन, और अर्थ जो है ऐसे अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे, अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, तो ये सन और अर्थ के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसे हेल्प कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को रिवॉल्व करने में, हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही होती हैं वहां पे कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, दिस इज द फोर्स
that is required by an object to move in the circular curvature या सर्कुलर पाथ लिख कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है, ठीक है, क्लोज ऑर्बिट में मूव करना चाहती है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होनी जरूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? हमारा रिलेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का ये mv²/r, ठीक है। तो अब जैसे मुझे पता है कि जो अर्थ है वो भी अपनी ऑर्बिट के अराउंड ऑर्बिट में ही घूम रही है, जैसे ये ऐसे कोई भी प्लैनेट ले लो, चलो अर्थ ही ले लेते हैं, ये ऐसे इसके अबाउट घूम रही है। तो इन दोनों के बीच में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो क्या कर रही है यहाँ पे काम? हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन प्लैनेट्स के बीच में, प्लैनेट ये अर्थ और सन के बीच में लग रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है अर्थ को, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स टू अर्थ so that it can revolve around the sun। तो जितने भी सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में, क्लोज ऑर्बिट में ये ऑब्जेक्ट्स घूम रहे होते हैं, इनको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के बाद और एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है अपनी ऑर्बिट में यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो कौन दे रहा है यहाँ पे? अब ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस आ गए हैं, चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट acts between nucleus and electron, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स provide necessary centripetal force the electron so that it can revolve around the nucleus। तो आप यह दोनों एग्जांपल में देख सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जिसका हम अलग से कैलकुलेशन करें, ठीक है, कि इसका ये फॉर्मूला होता है। कुछ सिचुएशन में क्या है, कोई दूसरी फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, वो क्या काम कर रही है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स का। प्लैनेट्स के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का, उनको रिवॉल्व कराने में हेल्प कर रही है, राइट। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों जरूरी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों इम्पोर्टेंस है, वो भी देख लिया हमने, क्योंकि ये जो है नेचर यूनिवर्स में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सब में ये फोर्स जो है लगती ही लगती है, ठीक है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमें देखना है, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls towards the earth,
तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आती है, अर्थ की तरफ फॉल करती है, तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है? देन देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, तभी तो वो अर्थ की तरफ फॉल कर रही है, ऐसे नीचे की तरफ फॉल कर रही है। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से जो एक्सलरेशन आती है ऑब्जेक्ट में, तो दिस फोर्स, द एक्सलरेशन gained by object is known as acceleration due to gravity। तो हम बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लो ये ग्राउंड फ्लोर था हमारा, हमने अपने घर के टॉप फ्लोर से किसी हाइट से क्या किया, एक ऑब्जेक्ट फॉल करवा दी, नीचे की तरफ ही क्यों जा रही है फिर वो? क्योंकि जो जो फोर्स लग रही है, अर्थ क्या कर रही है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, अर्थ की तरफ। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ की तरफ ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रही है। जब ये नीचे आ रही होगी तो इसके पास जो एक्सलरेशन होती है वो क्या होती है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन होता है? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका रिलेशन है जिसकी वजह से हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। G क्या है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, m क्या हो गया? मास हो गया प्लैनेट का, जिस प्लैनेट के लिए हम निकालना चाहते हैं उसका प्लैनेट का मास यहाँ पे फिल करेंगे। r क्या हो गया? रेडियस हो गया प्लैनेट का। किसी भी प्लैनेट के लिए अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? मास ऑफ प्लैनेट फिल करोगे, रेडियस ऑफ प्लैनेट फिल करेंगे, और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने के बाद जी की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अर्थ के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है जी की। ठीक है, अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं, फॉर अर्थ, अर्थ के लिए हमें पता है जो जी की वैल्यू वो तो फिक्स रहेगी, 6.63 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। प्लैनेट जो अर्थ का मास होता है वो 6 इंटू 10⁻24 समथिंग, और जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये सारा डाटा जब हम जी में फिल करते हैं तो जी की वैल्यू क्या मिलती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के सरफेस पे हमारे पास एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो जी की वैल्यू होती है ये चेंज होती है, ये हर जगह फिक्स नहीं रहती है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, दैट इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें वेरिएशन किसकी वजह से आता है? सबसे पहले बात करते हैं ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की वजह से भी इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। जैसे हमें पता है कि जो अर्थ है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, वो तो हम अपनी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए इसको परफेक्टली स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, बट एग्जैक्ट में जो अर्थ की शेप होती है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होती। अर्थ की शेप कैसी होती है? इट हैज अ एलिप्टिकल शेप। अगर मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसी शेप देखने को मिले, एलिप्टिकल। ठीक है, अब वेरिएशन देख लेते हैं कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा इक्वेटर, यहाँ पे पोल,
अब जी क्या था हमारे पास रिलेशन gm/r²। ये r क्या है, रेडियस बोला था प्लैनेट का। रेडियस हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर से ही लेते हैं, ओरिजिन से। मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे। अब ये अगर हम इक्वेटर की तरफ देखें, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है r, इक्वेटर वो मोर है, ये वाला डिस्टेंस ये ज्यादा है ना, डिस्टेंस इज मोर। तो g जो है वो यहाँ पे क्या मिलेगा, स्मॉल वैल्यू मिलेगा। कि इनवर्स रिलेशन है ना, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अगर r ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा मिल रहा है, तो g की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी। अगर मैं पोल्स की तरफ की बात करूं, और प्लस पोल के लिए देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या है, कम मिल रहा है, ये डिस्टेंस कम है, दिस r इज स्मॉल। तो पोल पे हमें जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी। देखो शेप की वजह से ही जी की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही। क्या रिजल्ट मिला यहाँ पे, कि जो पोल्स पे जी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एट पोल इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है। दूसरा वेरिएशन किसकी वजह से हो सकता है लोकेशन की वजह से, ड्यू टू चेंज इन लोकेशन। क्या मतलब है इसका, जैसे देखो ये हमारा अर्थ का सरफेस है। अब हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है ना, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम इसको सफेरिकल शेप लेते हैं, अदरवाइज एक्चुअल शेप तो इसकी क्या होती है, एलिप्टिकल ही होती है। ठीक है, ये मैंने सफेरिकल शेप ले ली इसकी, इसका रेडियस r ले लिया। ठीक है, अब मैं इस अर्थ सरफेस से मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे आ जाऊं, किसी हाइट h पे, राइट। कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से अगर आप h हाइट पे हो, दैट इज एट पॉइंट ए, तो वहां पे g की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, g की वैल्यू कम हो जाएगी। g वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। कहने का मतलब जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ता जाएगा, g का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो ये वेरिएशन याद रखनी है कि जैसे ही अर्थ के सरफेस से, मैं बोल रही हूँ अर्थ के सरफेस से देखना है ये, अर्थ के सरफेस से अगर आप दूर जा रहे हो, किसी हाइट पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कितनी वैल्यू मिलती है यहाँ पे, अगर मैं हाइट पे वैल्यू चेक करूँ, जी एट पॉइंट एनी पॉइंट, किसी भी हाइट पे अगर हमें चेक करनी है जी की वैल्यू, हम ऐसे चेक करते हैं, हमारे पास ये वेरिएशन होती है। यहाँ पे जी एच क्या डिनोट कर रहा है, वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट h। हाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हैं हम, ये h हाइट मैंने यहाँ पे ए पॉइंट तक लिया है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, यहाँ पे ये कोई हाइट h है। ठीक है, वैल्यू ऑफ g एट हाइट h। और g क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस रिलेशन से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि जब हम अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए हाइट कितनी है, हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है अर्थ के सरफेस। वो यहाँ पे एच फिल करेंगे, सारी कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो जी की वैल्यू है विद द हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि विद द डेप्थ भी अगर हम देखें, जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये रेडियस आर ले लिया। तो डेप्थ का मतलब क्या है कि आप सरफेस से अंदर की तरफ आ रहे हो। मान लो मैं यहाँ सरफेस से इस पॉइंट पे आ गई, ए पॉइंट पे, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ए पॉइंट पे। तो इस ए पॉइंट पे भी क्या होगा, जो जी का वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, विद द डेप्थ द वैल्यू ऑफ जी
ऑल्सो डिक्रीजेस, ये भी वैल्यू डिक्रीज करेगी कि अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे जा रहे हो ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ आ रहे हो अर्थ के अंदर की तरफ, ठीक है, तो विद द डेप्थ ये क्या होता है, जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, ये वेरिएशन होती है। तो जी एट डेप्थ डी क्या रिलेशन होता है हमारे पास, जी इंटू 1 - d/r। यहाँ पे जी क्या है, दिस इज द वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ, और डी क्या है, डेप्थ, किस डिस्टेंस पे किस डेप्थ पे आप जा रहे हो, जैसे ये ए पॉइंट पे मैं आ गई तो ये डेप्थ सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेप्थ। बट ये डिस्टेंस आपने ओरिजिन से ही मेजर करने हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से ही मेजर करने हैं। तो जी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ डी। तो इस तरह से अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हो किसी हाइट पे, सरफेस से अंदर की तरफ आ रहे हो, अर्थ के सरफेस की तरफ नीचे की तरफ आ रहे हो, डेप्थ पे आ रहे हो, दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो ये वेरिएशन ध्यान रखें। दूसरी बात ये भी पता है कि जो जी की वैल्यू है वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, क्या रिलेशन था हमारे पास, Gm/r² ना, तो मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंडेंसी आ रही है कि अगर हम डिफरेंट अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पे भी चले जाएंगे, वहां पे जी की वैल्यू चेक करेंगे, वहां पे जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो जी की वेरिएशन है वो देखने को। अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। वेट क्या होता है, जैसे हम भी क्या करते हैं, अपना वेट मेजर करते हैं, जैसे ये वेइंग मशीन होती है हमारे पास कुछ ऐसी, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आती है, यहाँ पे पर्सन क्या है, खड़ा हो जाता है इस प्लेटफॉर्म। जब वो यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग मिलती है, वो रीडिंग क्या है, आपकी वेट, जिसको आप बोलते हो कि हाँ मेरा इतना वेट है। तो ये जो रीडिंग है वेट की, ये एक्चुअल में है क्या, कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी की वजह से हम पे जितनी फोर्स लग रही है, दैट इज द वेट, ठीक है। तो वेट जो एक्चुअली होता क्या है, ये हमें बताता है, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, आपको एक रीडिंग दिख जाती है, वो रीडिंग क्या बताती है कि आपका वेट कितना है, ठीक है। तो वो रीडिंग जो वेट बता रही है, रीडिंग जो है वो क्या है, एक्चुअल में बताती है कि ग्रेविटी की वजह से हम पे कितना फोर्स, दैट इज अवर वेट, उसी को बोला जाता है वेट, ठीक है। वेट को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज m/g, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे m क्या है, मास, और g क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो मास होता है ऑब्जेक्ट का, वो सेम रहता है हर जगह, कहीं पे भी चले जाओ, लोकेशन के साथ मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट जो वेट होगा वो चेंज हो जाएगा, बट वेट चेंजेस ड्यू टू द लोकेशन। क्यों, क्योंकि वेट हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, m/g, g की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, g की वैल्यू में वेरिएशन मिलती है, तो जो वेट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, अगर मान लो अर्थ पे आपका वेट है w, ऑन अर्थ अगर वेट जो है वो कितना है, w है। अब आप अर्थ से कहाँ पे चले गए, मून पे चले गए, ऑन मून, तो वहां पे वेट आपका w डैश मिलेगी कुछ वैल्यू, m/g डैश, ठीक है, क्योंकि मून पे जी की वैल्यू कितनी है वो पहले देखनी पड़ेगी, वो यहाँ पे फिल करेंगे, फिर वेट कैलकुलेट करेंगे। तो मून के सरफेस पे आपका वेट डिफरेंट मिलेगा, अर्थ के सरफेस पे आपका वेट डिफरेंट मिलेगा। अगर मैं बता भी दूं तो जी की वैल्यू जो मून के लिए होती है वो 1/6 वैल्यू होती है जितनी अर्थ पे मिलती है। अर्थ पे हमारी कितनी वैल्यू होती है, 9.8 ना, तो उसका 1/6 वैल्यू कर दो, वो वैल्यू हमें मून पे मिलेगी।
यानी कि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जो मून पे जब हम जाएंगे वहां पे वेट जो है वो कम हो जाएगा, वेट ऑन मून इज लेस, क्योंकि जी की वैल्यू कम हो गई, वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो जो वेट है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है जैसे ही लोकेशन चेंज होती है। क्यों, क्योंकि जी पे डिपेंडेंसी होती है, जी की वैल्यू में चेंजेस आती है। ठीक है, अगर आप इक्वेटर पे हो, पोल पे चले जाओ, पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे वेट ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये वेट जो है भी क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था वेट का कंसेप्ट। अगर केसेस ले लेते हैं कि मान लो लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, लिफ्ट में पर्सन खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलरेट हो रही है। वो लिफ्ट में वेइंग मशीन लेके खड़ा है, अपना वेट मेजर कर रहा है। जैसे ये लिफ्ट ले लेते हैं, ये इसके फ्लोर पे क्या किया उसने, वेइंग मशीन रख दी, यहाँ पे वो वेइंग मशीन पे खड़ा है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है किसी एक्सलरेशन ए के साथ। ठीक है, अब वो वेइंग मशीन पे खड़ा है, यहाँ पे उसको क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी। वो रीडिंग क्या होती है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, ये जो कंटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, अब क्योंकि जो पर्सन है वो वेइंग मशीन पे खड़ा है, ठीक है, तो उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी वो देखते हैं पहले। एक तो इसके वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन कंटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, जब भी दो सर्फेसिस कांटेक्ट में आते हैं तब ये फोर्स लगती है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा, वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ मिल रही है। तो जो रीडिंग आती है यहाँ पे, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन ही होता है। ठीक है, जो कितना नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है हमें। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करके लिखूं तो मोशन किस तरफ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो ज्यादा मिलेगी तभी ये ऊपर जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा है, माइनस mg, क्योंकि mg की डायरेक्शन ऑपोजिट है। दिस इज इक्वल टू ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, फोर्स लग रही है कितनी, m इंटू ए। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, mg प्लस एम ए। नॉर्मल रिएक्शन मतलब यही हमें जो रीडिंग मिलती है यहाँ पे वेइंग मशीन पे, वही नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन है कांटेक्ट फोर्स है, जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स मिल रही है वो रीडिंग यहाँ पे मिलती है, उसी को बोला गया है। ये नॉर्मल रिएक्शन ही हमें क्या बताती है, वेट बताती है। तो हमारा वेट कितना आ गया, m इंटू जी प्लस ए। अब देखो मैंने आपको वेट का फॉर्मूला क्या बताया था, वेट इज m इंटू जी। अब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या वेट मिल रहा है, जी में टर्म ऐड हो रही है जी प्लस ए, यानी कि वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, वेट एक्चुअल में होता क्या है कि जितना ग्रेविटी की वजह से फोर्स हम पे लगता है दैट इज द वेट। जो वेइंग मशीन में रीडिंग आ रहा है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन ही हमें वेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो मैंने यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन देखा, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सलरेट हो रही है, तो वेट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह से दूसरा सिचुएशन ले कि जो एक्सलरेशन है लिफ्ट की वो नीचे की तरफ है, व्हेन लिफ्ट एक्सलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है, तब क्या होगा, वेट पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये लिफ्ट हो गई, यहाँ पे फ्लोर पे उसने क्या किया, पर्सन ने वेइंग मशीन रख दी और ये खड़ा हो गया और वो वेट मेजर कर। ठीक है, तो अब ये जो लिफ्ट है ये नीचे की तरफ एक्सलरेट हो रही, तो यहाँ पे अगर इस पर्सन पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, एक तो ये मिलेगी फोर्स वेट की वजह से, दूसरा ही फोर्स मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि कंटेक्ट फोर्स है ये। अब देखो फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन लिखते हैं। तो क्योंकि मोशन जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है तो नीचे वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी, यानी कि mg वाली फोर्स क्या है, बड़ी है।
माइनस नॉर्मल रिएक्शन, माइनस इसलिए लिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दिस इज इक्वल टू, मोशन हो रहा है किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू ए। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालो, क्या आई, एम जी माइनस एम ए, यानी कि यहाँ पे मिला m इंटू जी माइनस। यही नॉर्मल रिएक्शन हमें क्या दे रहा है, वेट की वैल्यू, जो हमें रीडिंग दिखाई देती है वहां पे, ठीक है, वेइंग मशीन में। अब देखो यहाँ पे g में से a फैक्टर माइनस हो रहा है, तो जब कह सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, वेट डिक्रीज कर गया, वेट की वैल्यू कम मिलेगी। जब एक्सलरेशन नीचे की तरफ है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, तो जो पर्सन का वेट है, जब आप उसको चेक करोगे, पर्सन का वेट क्या है, कम मिलेगा वेइंग मशीन, ठीक है। इसी तरह से अगर फ्रीली फॉलिंग कर गई, मान लो किसी तरीके से लिफ्ट क्या होगी, केबल उसकी टूट गई, तो फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल का मतलब, केबल में क्या होता है बेसिकली, सॉरी लिफ्ट में क्या होता है, ये लिफ्ट थी, ये केबल के साथ ही तो अटैच होती है, तब जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे जा सकती है। मान लो ये केबल ही नहीं है, केबल ब्रेक हो गई, एक्सीडेंटली ब्रेक हो गई, तो अब ये जो लिफ्ट है ये क्या है, फ्री फॉल करेगी नीचे की तरफ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल करती है, नीचे की तरफ फॉल करती है, तो उसकी एक्सलरेशन कितनी हो जाती है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे पर्सन खड़ा है, वो अपना वेट देखना चाहता है कितना आएगा, तो पर्सन पे फोर्सेस कौन सी लग रही है, एक तो वेट की वजह से फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब क्योंकि फॉल नीचे की तरफ हो रहा है, तो लिफ्ट की एक्सलरेशन कितनी आएगी, जितनी जी की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस कर दूं, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, तो लिफ्ट की एक्सलरेशन कितनी है यहाँ पे, जितना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एम जी, ठीक है। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, एन क्या मिला, जीरो, यानी कि जो वेइंग मशीन पे वेट की रीडिंग आएगी वो जीरो आएगी। और जब वेट जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन। वेटलेसनेस कंडीशन का मतलब जब हम पे जी का इफेक्ट क्या है, देखने को मिला ही नहीं, ग्रेविटी की वजह से जो हम पे इफेक्ट देखने को मिलता है वो हमें मिला ही नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन। तो ये इफेक्ट हमें देखने को मिला जब जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल करेगी। फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, उसकी एक्सलरेशन कितनी हो जाएगी, ना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, ठीक है। तो जो वेट है वो क्या मिला मुझे, जीरो। जीरो वेट का मतलब होता है वेटलेसनेस कंडीशन, उसको वेटलेसनेस कंडीशन। तो ये हमारे पास क्या था, वेट की वेरिएशन थी। हमने देखा कि जो वेट है वो चेंज होता है, बट जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, मास सेम ही रहता है, ठीक है।